हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स अड्डा इंस्टीट्यूट। तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का अपना बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। तो बेटा, इसको पढ़ाने से पहले हम ये बता दें कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन से पहले क्या आता है? प्लानिंग। दूसरा क्या आता है बेटा? ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग अच्छे से कवर कर लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बारे में कुछ पहले बता दें। डायरेक्टिंग का मतलब होता है बेटा कि किसी को भी इंस्पायर करना, प्रोत्साहित, इंड्यूस करना, समझ गए? मोटिवेट करना, सही, और काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मतलब उनको सलाह देना। समझ गए मेरी बात? क्या देना बेटा? सलाह देना, ताकि वो किसी काम को जिसको करवाना है मुझे, उस काम को अच्छे से कर सके। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। वी कैन से दैट, हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग ट्रेंड करते हैं अपने एम्प्लॉय को, ताकि उस काम को अच्छे से परफॉर्म करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में डेफिनेशन क्या है बेटा? देखिए, डायरेक्टिंग मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइड करना। काउंसलिंग मतलब होता है कि सलाह देना, समझ गए? मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में बेटा एम्प्लॉयज को हम क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ताकि उस काम को अच्छे से करके मेरे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर सके? अचीव कर सके। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग। समझ गए मेरी बात? डायरेक्टिंग के बेटा आपके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जरा ध्यान देंगे। इससे क्या विशेषताएं पढ़ते हैं। इसका एक में कोड बनाया है IFC-HTP। ठीक है, आई से बेटा आपका होता है डायरेक्टिंग। तो आपका इसमें सब में कॉमन आएगा, इसलिए डायरेक्टिंग को मत काउंट करेगा। आई मतलब इनिशिएट। डायरेक्टिंग क्या करता है? इनिशिएट करता है एक्शन को। यानी कि बेटा डायरेक्टिंग क्या करता है? काम को शुरू करवाता है। किसी काम को हम करना चाहते हैं बेटा, तो हम कैसे करेंगे? अपने एम्प्लॉय से काम करवाएंगे ना, तो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके उस काम को शुरू करवाएंगे। दैट इज कॉल्ड, उस काम को हम इनिशिएट करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं बेटा? तो पहला फीचर क्या है? डायरेक्टिंग क्या करता है? किसी काम को जो करना है उसको शुरू करवाता है, इनिशिएट करवाता है। क्या करवाता है बेटा? इनिशिएट द एक्शन, उस काम को स्टार्ट करवाता है। चलो अब करना शुरू कर दो उस काम को। ठीक है, ये होता है डायरेक्टिंग, इनिशिएट द एक्शन। सेकंड बेटा एफ से क्या है? डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डायरेक्टिंग कैसे फ्लो करता है बेटा? ऊपर से नीचे। यानी कि आपका टॉप लेवल मिडिल लेवल को डायरेक्ट करेगा, और मिडिल लेवल लोअर लेवल को डायरेक्ट करेगा। और लोअर लेवल किसको करेंगे? अपने एम्प्लॉयज को, अपने वर्कर्स को, क्योंकि लोअर लेवल में कौन होता है? सुपरवाइजर्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो टॉप से नीचे क्या होता है? डायरेक्ट होता है। दिस इज कॉल्ड फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये तो आपको कॉमन है, बेसिकली हर चीजों में बेटा कॉन्टिन्यूअस यूज होता है। तो भाई कंपनी में बार बार हमको एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, सलाह देना बहुत जरूरी है, ताकि वो काम को परफेक्शन के साथ कर सके। ऐसा नहीं एक बार समझा दिए तो अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। तो उसको बार बार इंस्ट्रक्ट करना बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टिंग इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। उसके बाद ह्यूमन एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग। ये क्या करता है? ये हमारे एम्प्लॉयज के बिहेवियर्स को चेंज करता है। ह्यूमंस का मतलब हो गया एम्प्लॉय। ये डायरेक्टिंग बेसिकली किसके लिए होता है? परफॉर्मिंग फॉर एम्प्लॉयज, अपने एम्प्लॉय के लिए होता है। किस लिए? एम्प्लॉय के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। तो ये एम्प्लॉय का मतलब हो गया ह्यूमन एलिमेंट्स। तो मेरा डायरेक्टिंग जो होता है बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट्स के लिए होता है, एम्प्लॉयज के लिए होता है। समझ गए? उसके बाद है डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। यानी डायरेक्टिंग जो होता है सब करते हैं। एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तीनों लेवल ऑफ मैनेजर क्या करते हैं? डायरेक्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि टॉप लेवल को ही क्या बोलते हैं, अथॉरिटी दिया गया है कि तुम ही डायरेक्ट करो। नहीं, सब करते हैं। टॉप लेवल अपने जो उसके नीचे अंडर में आएंगे उनको डायरेक्ट करेगा। मिडिल लेवल के अंडर में जितने लोग आएंगे वो उसको डायरेक्ट करेंगे, मिडिल लेवल के मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर जो है अपने अंडर में जितने लोग हैं उनको डायरेक्ट करेंगे। यानी यहाँ पर डायरेक्टिंग जो होता है एवरी लेवल ऑफ मैनेजर करते हैं, सब करते हैं। समझ गए मेरी बात? उसके बाद परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, मतलब काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, अच्छे तरीके से होने के लिए हम लोग डायरेक्टिंग करते हैं। समझ गए मेरी बात? काम को पूरा करवाने के लिए हम लोग डायरेक्टिंग करते हैं। तो ये हमारे फीचर्स थे डायरेक्टिंग के बेटा, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ध्यान दिए बेटा आकाश, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस को ध्यान दीजिएगा। इसमें आता है IFBMI, कोड याद रखिएगा बेटा। IFBMI यानी कि इफ BMI, दिस इज द कोड ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बेटा आई से क्या होता है? टू इनिशिएट एक्शन। बेटा ये चीज अभी आपने फ्यूचर में पढ़ा कि इनिशिएट का मतलब काम को शुरू कराना, मतलब डायरेक्टिंग बेटा
डायरेक्टिंग से हमें ये हेल्प मिलता है। डायरेक्टिंग का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? डायरेक्टिंग का ये इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्टिंग अगर हम करेंगे तो कोई काम अगर हम करवाना चाहते हैं तो उसको स्टार्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमको 10 प्रोडक्ट बनाना है, मेरे दिमाग में यार 10 प्रोडक्ट बनाना है, कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं। अब 10 प्रोडक्ट बनाने के लिए भाई एम्प्लॉय को लाएंगे, उनको समझाएंगे देखो ऐसे ऐसे सामान बनाना स्टार्ट करना, ऐसे कंप्लीट कर देना, तो उनको समझाए ना, यानी उस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए उसको बोले कि नहीं बोले बेटा, तो काम स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंस है, टू इनिशिएट एक्शन, काम करना शुरू करवा सकते हैं डायरेक्टिंग से। दूसरा, डायरेक्टिंग क्या करता है, फैसिलिटेट चेंजेस, जो भी चेंजेस हम चाहते हैं वो कंपनी में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? मान लीजिए बेटा कि कभी ऐसा आपने सुना होगा कि एम्प्लॉयज़ को हम बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं, मार्केट में डिमांड हो रहा है डैमेज की जगह फॉर्मल पैंट का, अब एक काम करो तुम लोग फॉर्मल पैंट बनाओ, डैमेज को छोड़ दो। तो कुछ एम्प्लॉय एग्री नहीं करेंगे, बोलेंगे भाई इतना बर्डन हम नहीं झेलेंगे, हमको नहीं करना है, सबके सब हल्ला कर। अब एक बोलेगा ना तो सब ना बोलेंगे, तो काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। उस सिनेरियो में मैनेजर को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज़ को एकत्रित करना चाहिए, मतलब इंटीग्रेट करना चाहिए, उनको समझाएंगे कि ये डायरेक्ट करेंगे कि देखो ऐसे ऐसे काम करो, आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ऊपर सैलरी भी बढ़ा दिया जाएगा। तो अलग से अगर ऐसे समझाया जाएगा बेटा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो एग्री कर जाएंगे और जो चेंजेस हम चाहते हैं वो चेंजेस को करना स्टार्ट कर देंगे। समझ गए? तो डायरेक्टिंग के जरिए हम अपने एम्प्लॉय को मनवा सकते हैं, समझ गए, उनको कन्विंस कर सकते हैं कि मेरे काम को शुरू करना है। तो टू फैसिलिटेट चेंजेस, समझ में आया बेटा? क्लियर है? सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। थर्ड बेटा आपका क्या है, बी से, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी के अंदर बैलेंस बना के रखना डायरेक्टिंग बहुत मदद करता है। पूछे कैसे? डायरेक्टिंग में सबसे बड़ा रोल ये है कि जो मैनेजर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है बेटा, वो जब तक अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है तो कोई भी एम्प्लॉय उसका इज्जत रिस्पेक्ट नहीं करते, फॉलो नहीं करते, उनकी बात को सुनते नहीं है। मतलब पता है, कंपनी के अंदर कमिटमेंट को पूरा करना बहुत जरूरी है। कंपनी का जो भी उनका मैनेजर होंगे तो उनको जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है अपने कंपनी के अंदर कि देखो अगर आप लोग पूरा कर दोगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा, आपको ये फैसिलिटीज दी जाएंगी, कर दोगे तो। अब पता चला कर दिए हम नहीं दिए, तो कमिटमेंट पूरा किए नहीं ना, तो कोई हमको उसके बाद नेक्स्ट टाइम से कोई मेरा बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो यानी कि अगर बैलेंस बना के रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेबिलिटी बैलेंस बना के रखना है, तो मैनेजर को कमिटमेंट पूरा करना पड़ता है। कमिटमेंट पूरा कैसे करेंगे? डायरेक्टिंग करके, ठीक है, समझा के। क्लियर? उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन, डायरेक्टिंग क्या होता है? मोटिवेशन होता है, मोटिवेट करता है, साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट करता है। किसी इंसान को अगर मोटिवेट करना है तो उनके नीड एंड डिज़ायर को समझो और उसके अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करो, वो ऑटोमेटिक आपको फॉलो करेगा। किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम, समझ गए मेरी बात? तो मीन्स ऑफ मोटिवेशन है डायरेक्टिंग। फिर क्या है? टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स, डायरेक्टिंग क्या करता है बेटा? किसी एक पर्टिकुलरली एम्प्लॉय को समझाता है, पार्शियलिटी करता है, या सबको इंटीग्रेट करके समझाता है? सबको इंटीग्रेट करता है, मतलब सबको एकत्रित करता है, सारे एम्प्लॉय को बुलाता है अनाउंस करके कि जितने भी एम्प्लॉय हैं सब एक कैबिन में, मतलब रूम नंबर 27 में चल जाए, वहाँ पर मीटिंग होगा। रूम नंबर 27 में सब जाएंगे, वहाँ पर मैनेजर पहुँचेगा और सबको क्या करेगा बेटा? डायरेक्ट करेगा, समझाएगा। तो यानी कि डायरेक्टिंग बेटा क्या महत्व है? वो सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके समझाए कि तुम अब सब लोग मिल के काम करो, अपने ऐसा नहीं कि तुम अलग अलग काम करो, सारे मिल के अपना एफर्ट्स लगाओ ऑर्गेनाइजेशन में और गोल को अचीव करो। ये है डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस है, समझ गए? इनिशिएट द एक्शन, काम को शुरू करवाता है। फैसिलिटेट चेंजेस, जो भी चेंजेस हम चाहते हैं उसको पूरा करवाने डायरेक्टिंग फैसिलिटेट करता है। कैसे? एम्प्लॉयज को कन्विंस करके, बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। बैलेंस बना कर रखने में कैसे बैलेंस बना रहेगा? जब मैनेजर अपने कमिटमेंट को पूरा करेगा, समझ गए? मोटिवेशन है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या करता है? सारे इंप्लॉइज को इंटीग्रेट करके एफर्ट साथ में लगाने के लिए बोलता है। ये थे आपके बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। अब उसके बाद बेटा आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एलिमेंट्स कंप्लीट आपका चैप्टर क्लियर खत्म। एलिमेंट्स बेटा आपके 4 आते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। 4 आते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले आता है सुपरविजन। ये चीज बेटा ध्यान देगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बेटा आप लोग जरूर शो कर दीजिएगा। सुपरविजन प्लस मोटिवेशन प्लस कम्युनिकेशन प्लस लीडरशिप को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग कहते हैं। एक छोटा सा समरी जरा सुनिएगा। सुपरविजन का मतलब क्या होता है? किसी एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट करना, समझाना, गाइड करना, दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। एज इट क्लियर? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? सुनिए, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब किसी एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, समझ गए? उनके साइकोलॉजिकल नीड्स को जान के
उनका इच्छा क्या है, क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोच देखते हुए समझते हुए उनको मोटिवेट करना ताकि वो मेरी बात को समझे और फॉलो करे। समझ गए? ये होता है मोटिवेशन। इंड्यूसिंग द पीपल, इंकरेज करना एम्प्लॉइज को कि काम करना, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन मतलब होता है कम्युनिकेट करना, बात करना एक दूसरे से। तो कम्युनिकेशन का हम लोग प्रोसेस समझेंगे, कैसे कम्युनिकेशन होता है। आपका सेंडर रिसीवर ऐसे करके हम लोग उसका एक फ्लो बनाएंगे, फिर उसका हम लोग वो बनेंगे, स्टाइल पढ़ेंगे हम लोग कम्युनिकेशन का, कैसे कम्युनिकेशन फ्लो करता है। ठीक है, यानी कम्युनिकेट मतलब बात करना एक दूसरे से, कैसे कम्युनिकेट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कैसे कम्युनिकेट होता है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब होता है लीड करना। एक लीडर पता है क्या करता है? लीडर अपना काम करता है, सामने वाले उसके साथ रहने वाले उसको फॉलो करते हैं, वो होता है लीडर। अब ऐसा नहीं है कि लीडर है और सबको बोल रहा है फोर्सली कि तुमको करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुमको जबरदस्ती करना है, तो वो लीडरशिप नहीं कहलाता है, वो कहलाता है बॉस। क्या कहलाता है? बॉस। बॉस का मतलब होता है फोर्सफुली काम करवाना। लीडर का मतलब होता है कि उनके विलिंगनेस के अकॉर्डिंग उनको काम करवाना, कि भाई तुम्हारा इच्छा है तो हमको फॉलो करो, अदरवाइज नहीं इच्छा तो मत करो। तो उनका इंटरेस्टेड है कि हाँ यार बॉस लीडर को फॉलो करना है, वो अच्छे से बता रहे हैं, हमको भी उनकी तरह बनना है, वो कहलाता है लीडरशिप। इन सबको मिला के बेटा होता है डायरेक्टिंग। दिस इज द 4 एलिमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिंग। ठीक है, सुपरविजन के बारे में हमने बताया, मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मॉनिटरिंग, मॉनिटर करना, उनको ऑब्जर्व करना, गाइड करना देयर एफर्ट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। समझ गए मेरी बात? ताकि वो अपने एफर्ट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में लगा सके, किस लिए? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। समझ गए? उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, समझाएंगे बेटा काम ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो किस लिए करते हैं? ताकि जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉई, वो अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा प्रिया। सेकेंड बेटा हमारा क्या था एलिमेंट्स में डायरेक्टिंग का? मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है बेटा? विलिंग टू वर्क। क्या होता है बेटा? विलिंग टू वर्क। ये मोटिवेशन जो बेटा नहीं, फोर्सफुली किसी को हम मोटिवेट नहीं कर सकते। समझ गए? जब तक उसके अंदर से खुद से नहीं आएगा कि सर मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, आप मुझे समझाओ कि कैसे पढ़े, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ, जब हम उसको समझाएंगे तब वो फॉलो करेगा। लेकिन वो इंसान खुद से नहीं चाहता पढ़ना, आप उसको फोर्सफुली बोलोगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो फिर सब पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ेगा। तो मोटिवेशन क्या होता है बेटा? विलिंग, खुद से बेटा जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक मोटिवेट नहीं किया जा सकता। विलिंग टू वर्क होता है, विल के अपने इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेट करना, उनको इंस्पायर करना, एंड इंड्यूस करना, प्रोत्साहित करना एम्प्लॉय को टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, अपने जितना हो सके अच्छा बेस्ट कैपेसिटी अपने एम्प्लॉय अपने बिजनेस में परफॉर्म करें। समझ गए? उसको स्टिमुलेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, इंस्पायर करते हैं। ठीक है, उनके नीड एंड, याद रखिए नीड एंड डिजायर के अकॉर्डिंग, उसके इच्छा को पहले जान लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको मोटिवेट करेंगे ताकि उसको ध्यान से सुने और मेरे को फॉलो करे। समझ गए मेरी बात? तब वो फॉलो करेगा। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन। समझ गए ना? एक चीज याद रखिएगा, मोटिवेशन कब आता है? जब वो खुद से चाहेगा। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल ही होता है। देखिए लिखा है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय को हम फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए जब तक वो खुद से साइकोलॉजिकली ना चाहे। समझ गए मेरी बात? ये होता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन के जरा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, नेचर पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। सही बात है बेटा? क्या होता है बेटा? साइकोलॉजिकल का मतलब होता है खुद से चाहेगा नहीं जब तक, तब तक उसको मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले उसकी नीड डिजायर होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना है, अब आप मुझे सर बताइए कैसे काम करें। समझ गए मेरी बात? तो मोटिवेशन क्या होता है? साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, वो जब तक खुद से नहीं चाहेगा तब तक मोटिवेट नहीं किया जा सकता। दूसरा क्या, मोटिवेशन प्रोड्यूस क्या करता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बेटा एक बात बताइए, आप सब यहाँ पर मान लीजिए मेरे कंपनी में एम्प्लॉय हैं, हम सबको टास्क दे दिए। क्या दे दिए बेटा? कि ये काम आप सबको अलग अलग करना है, इंडिविजुअल टास्क दे दिए। अब वो इंडिविजुअल टास्क आपके लिए मोटिवेशन है, क्योंकि हमने आपको ये बोला है कि अगर ये काम करोगे तब आपको हम क्या देंगे बेटा? अगर आप ये काम जो आपको दिए वो काम अगर कर दोगे तो हम आपको ऊपरी कमाई देंगे, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव देंगे, कमीशन देंगे। समझिए मेरी बात? तो आपके लिए ये काम अब क्या बन गया? मोटिवेशन बन गया। क्या बन गया? तो मोटिवेशन क्या करता है? गोल ओरिएंटेड होता है, वो आपको गोल डिसाइड करता है। मतलब जो आपका गोल सेट हो गया ना, तो ऑटोमेटिक उस गोल को लेके आप मोटिवेट हो जाओगे। क्या हो जाओगे बेटा? कि देखो यार इस काम को करना है किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा करना है, ऊपर जाना है। समझ गए? तो ये गोल से रिलेटेड होता है, गोल को लेके होता है, लक्ष्य को लेके होता है। समझ गए? मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब मोटिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पॉजिटिवली का मतलब होता है
सब अच्छे से समझाएंगे आपको बैठा के, देखिए आप करेंगे तो आपको ऊपरी कमाई देंगे, सैलरी बढ़ा देंगे, आपको प्रमोट कर देंगे। ये पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहे हैं। कैसे मोटिवेट कर रहे हैं? निगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? काम अगर नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर जो काम नहीं किया उसको तुरंत टर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पर डरा धमका के मोटिवेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड निगेटिव मोटिवेशन। समझ गए मेरी बात? उसके बाद है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सही बात है कि नहीं? बहुत लेंदी प्रोसेस है कि नहीं बेटा? देखिए बेटा, हम आपको क्या बोले हैं, किसी भी इंप्लॉय को, इधर देखिए बेटा, सुनिए, किसी भी इंप्लॉय को अगर मोटिवेट करना है, नहीं सुन रहे, किसी भी इंप्लॉय को अगर मोटिवेट करना है तो उसके नीड और डिजायर को पहले जानो कि उसकी इच्छाएं क्या हैं। जब जानोगे तब उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट करोगे, तब वो फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये है कि बेटा इतने सारे इंप्लॉय हैं, सबके इंडिविजुअल नीड्स को जानना पड़ेगा, फिर जाके उसको उसके अकॉर्डिंग मोटिवेट करना पड़ेगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि नहीं बेटा? समझिए, तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेस होता है। मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सही बात है। मोटिवेशन क्या रिजिड होता है, फिक्स होता है क्या, कि जिस तरीके से हम एक लोग को मोटिवेट करें सबको ऐसे ही करेंगे और हर समय ऐसे ही करेंगे? नहीं ना। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम मोटिवेशन करने का तरीका बदलते रहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, बेटा ये करो तो वो होगा, ऐसे ऐसे। तो डायनेमिक होता है, चेंज होते रहता है बेटा। मोटिवेशन क्या होता है? और मोटिवेशन क्या एक बार दे दिए तो हो जाएगा? तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया मोटिवेशन। ठीक है, बाकी उसके यहाँ तक कल ही, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का, कि अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, हमारे डायरेक्टिंग में जो मैनेजर होता है वो क्या करता है? हायरार्की थ्योरी यूज करता है। इसको बनाया कौन था? मैस्लो ने। मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी इनको कहा जाता है। हायरार्की का मतलब होता है बेटा स्टेप बाय स्टेप। क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है, सीक्वेंस में फॉलो किया जाता है, सीक्वेंस में एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या मैस्लो का अपना हायरार्की था, थ्योरी क्या है। सबसे पहले है फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या है बेटा? फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या होता है? यहां पर बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है। कैसे नीड्स को बेटा? बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, ठीक है, क्लॉथ्स और शेल्टर। समझ गए मेरी बात? रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि देखिए बेटा कोई भी इंप्लॉई है अगर उसके बेसिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि बेटा कंपनी में 100% अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, एफर्ट नहीं लगा पाएगा। तो मैनेजर को क्या करना चाहिए? उसके, देखिए बेटा हायरार्की थ्योरी में ये बताता है कि आप इंप्लॉय को मोटिवेट करना चाहते हो तो उनके नीड एंड डिजायर को फुलफिल करो, वो ऑटोमेटिक मोटिवेट होगा। तो उसके क्या क्या नीड्स है? सबसे पहले क्या हम लोग पढ़े? फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में बेटा रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये तीनों चीजों अगर उनका फुलफिल हो रहा है तब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इस सिनेरियो में मैनेजर को क्या करना चाहिए? उसके फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। क्लियर? सेकंड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में क्या होता है बेटा? यहां पर मैनेजर को ये देखना चाहिए कि जो भी इंप्लॉय काम कर रहा है उसको सिक्योरिटी मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही है। कैसा सिक्योरिटी? सेफ्टी वाला। जैसे कुछ इंप्लॉय होते हैं, कुछ क्या सब इंप्लॉय क्या चाहते हैं कि भाई कहीं भी काम करें वहां पर मुझे सेफली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेरा, मतलब सिक्योरिटी मिल रहा है कि नहीं मेरा लाइफ का। जैसे होता है ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपने सुना होगा, तो वो कंपनसेट इंप्लॉय कंपनी करती है ना, तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी उसको दे रही है। क्लियर? तो ये भी चीजें बेटा उसका है कि अगर उसके नीड डिजायर ये फुलफिल हो रहे तो वो मोटिवेट होगा। सेकंड, उसके बाद थर्ड क्या है बेटा? सोशल नीड्स एफिलिएशन। बेटा इसका मतलब ये होता है कि कंपनी में एम्प्लॉय क्या चाहती है? वर्कलोड या फ्री, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहती है। इसका मतलब कि कंपनी में क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कैसा ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल या इनफॉर्मल? इनफॉर्मल, ताकि इंप्लॉय बर्डन फ्री काम कर सके। समझ गए? तो ये भी नीड्स फुलफिल करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात? मैस्लो ने कहा था, क्या कहा था? सोशल नीड्स एफिलिएशन। क्लियर? फोर्थ क्या है बेटा? स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में क्या होता है कि भाई स्टीम का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉइज का। क्लियर? फिफ्थ क्या है बेटा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में क्या होता है कि लास्टली इंप्लॉय से पूछा जाता है कि अब तुम्हारा कोई लास्ट एम है तो बताओ, उसको भी फुलफिल कर दिया जाए, यानी एंड एम्स। समझ गए? अगर ये फुलफिल हो गया तो आपका ओवरऑल मैस्लो नीड्स कंप्लीट। मतलब ये जितने भी चीजें थी ये नीड ऑफ एम्प्लॉय था, ये एम्प्लॉय के नीड एंड डिजायर था। ये सब चीजें अगर फुलफिल हो रहा है तो एम्प्लॉय ऑटोमेटिक मोटिवेटेड होकर आपके यहाँ अच्छे से काम करेगा। समझ गए? तो ये लास्ट आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स बताता है कि लास्टली जो बचा कुचा उसका जो एम है उसको फुलफिल कर देना है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे
फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, पैसे से मोटिवेट करना या उसको बिना पैसे के थ्रू मोटिवेट करना, जैसे कह सकते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है, समझ गए बेटा? क्या है बेटा? ये मोर पावरफुल वेपन या मोर पावरफुल रिसोर्सेज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, डायरेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा पावरफुल थिंग्स है। तो जरा देखते हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में, कि कैसे पैसे के थ्रू उनको हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, देते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो इसका बेटा हमने कोड बनाया है पीपी, पी, आरसीबी और सीपी। पी से बेटा आपका क्या होता है? पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस में बेटा क्या होता है ना कि एम्प्लॉइज को बेटा सैलरी तो दे रहे हैं, साथ ही साथ उनको अलाउंसेस भी मुझे देना चाहिए। समझिए मेरी अलाउंसेस, जस्ट लाइक कंपनी में जो एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है ना, सैलरी पैकेज में जो उसका मेन सैलरी होता है ना, उसको बेसिक पे कहते हैं। और उसके बाद जो बेटा होता है ना, वो अलाउंसेस होता है, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलाउंस। तो ये, हाँ, तो उसके बाद जो सैलरी होता है वो बेसिक पे होता है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो बेटा होती है अलाउंसेस, ये भी देंगे तो एम्प्लॉइज क्या होगा? मोटिवेटेड होगा और अच्छे से काम करेगा। क्लियर हो गया? सेकंड क्या है बेटा? पी से प्रॉफिट शेयरिंग। बेटा एम्प्लॉइज को ये भी चीज़ बोला जाता है, कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि वो ये बोलती है कि देखो, अगर अच्छे से मेरा कंपनी का टारगेट अचीव हो गया तो जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसका कुछ शेयर आप सबको ही मिलेगा, प्रॉफिट का कुछ शेयर आपको भी दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे? तो फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। उसके बाद प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेजेस इंसेंटिव बेटा ये आपका रिलेट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में, आपका था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। उसमें क्या था? उसमें यह था कि जितना अच्छा काम करोगे उतना ज्यादा वेजेस दिया जाएगा। होता है ना कि इफिशिएंट एम्प्लॉय को हायर वेजेस दिया जाएगा, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को कम वेजेस दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अच्छा कर रहा है वो और मोटिवेटेड होकर और अच्छा करेगा, और जो नहीं अच्छा किया है वो नेक्स्ट टाइम अच्छा करेगा। भाई उसको हायर वेजेस चाहिए, कंपनी में रूल लगाए कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, जो अच्छा करेगा उसको ज्यादा दिया जाएगा। इसी को कहते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस इंसेंटिव। ये वही चीज है, जितना ज्यादा मेहनत, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा वेजेस। क्लियर? उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होता है बेटा? रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी कंपनी में जो एम्प्लॉइज रिटायर्ड होते हैं उनको अलग से उनको बेनिफिट्स दिया जाता है, जैसे पेंशन हो गया, आपका प्रोविडेंट फंड्स हो गया, ग्रेचुइटीज हो गए। समझिए मेरी बात? तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। उसके बाद आता है आपका कमीशन। कमीशन जो होता है बेटा टारगेट बेस्ड होता है। जैसे कि एम्प्लॉइज को नहीं बोलते कि टारगेट है, ये टारगेट अगर पूरा हो गया तो आपको अलग से ऊपरी कमाई मिलेगा, यानी कि बोले तो कमीशन दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो ये भी आपका फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया, पैसे के टर्म्स में है। बोनस, बोनस क्या होता है? वन टाइम रिवॉर्ड होता है जो साल में एक बार दिया जाता है, कि जैसे नहीं होता कि जो अच्छा एम्प्लॉय जितना अच्छा करेगा उसको बोनस दिया जाएगा। जैसे नहीं बोलते कि वन ईयर में से बोलते हैं कि वन ईयर का सबसे बेस्ट एम्प्लॉय कौन है, तो एक ए नाम का व्यक्ति है जिसको बोनस रिवॉर्ड किया जा रहा है, कांग्रेट्स। तो आप सब भी मेहनत करिए, नेक्स्ट ईयर में आप भी बोनस मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। उसके बाद होता है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। बेटा ये जो स्टॉक ऑप्शन लिखा है ना, इसका पूरा नाम पता है क्या है? एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। क्या नाम है? ये आपके क्लास 12 के सिलेबस में था पहले, अभी थ्योरेटिकल पैटर्न में है। कंपनी जो शेयर आप लोग पढ़ रहे हो, इशू ऑफ शेयर, उसमें पहले किसका न्यूमेरिकल आता था, अब न्यूमेरिकल हटा दिया गया है। इसका नाम क्या था? ESOP। ई से होता है एम्प्लॉइज, एस से स्टॉक, ओ से ऑप्शन, पी से प्लान। एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंपनी ना एम्प्लॉय को ये बोलती है कि भाई तुमको हम शेयर देंगे। क्या देंगे? शेयर्स देंगे। मतलब कि जो भी शेयर हम पब्लिक को इशू करते हैं उसमें से कुछ शेयर्स हम आपको भी देंगे, लेकिन कम प्राइस में। भाई तुम लोग तो मेरे खास हो, तुम लोग को तो शेयर ऐसा नहीं ना कि मार्केट प्राइस में देंगे, नहीं, तुमको देंगे कम प्राइस में, यानी इशू एट डिस्काउंट बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद आता है आपका पर्क्स या फ्रिंग बेनिफिट्स या परक्विजिट्स। इसका मतलब होता है बेटा एडिशनल बेनिफिट। जैसे एडिशनल बेनिफिट में क्या मिलेगा कि आपके बच्चों के पढ़ाने लिखाने के लिए भी अलग से पैसा दिया जाएगा, फूड खाने पीने का खर्चा भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं पर्क्स, परक्विजिट्स या फ्रिंग बेनिफिट्स कहा जाता है। तो ये बेटा आपका था फाइनेंशियली सपोर्ट, फाइनेंशियली इंसेंटिव जो एम्प्लॉय को दिया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? नॉन फाइनेंशियल। यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं।
चलिए बेटा अब स्टार्ट करते बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट क्या एम्प्लॉइज को दिया जाएगा। ऐसा बेनिफिट जिसमें पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके अलावा उसको सर्विस दे रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक वो मोटिवेट होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका हमने कोड बनाया है जोकस जेई, ठीक है, जोकस जेई। जे से क्या होता है बेटा, जॉब सिक्योरिटी। बेटा आपको पता है जॉब सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एम्प्लॉय की लाइफ में। कोई भी एम्प्लॉय काम करने तभी आएगा जब तक उसको जॉब सिक्योरिटी ना मिले, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। सेकंड बेटा आपका होता है ओ से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें उसको, समझ गए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटीज होगा, तभी वो इतना अच्छे से काम करेगा, नहीं तो फिर वो स्विच कर सकता है। समझ गए मेरी बात। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड बेटा आपका है करियर एंड एडवांसमेंट। बेटा करियर एडवांसमेंट का मतलब होता है कि एम्प्लॉइज काम इतने साल से कर रहे हैं, अब बेटा वो एक ही पोजीशन पे कर रहे हैं, तो क्या वो सही है? उसको प्रमोशन देना, इंक्रीमेंट करना, समझ गए, प्रमोट करना बेसिकली, समझिए, करियर ग्रोथ होता है जिसको कहते हैं करियर एडवांसमेंट। फोर्थ होता है बेटा ऑटोनॉमी एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। बेटा ऑटोनॉमी एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ों में हम ना एम्प्लॉइज को अथॉरिटी देते हैं कि देखिए ये सब काम तो आपको दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तो आपको दिया गया है, लेकिन उसको करने में आपको हम एक अधिकार भी दे रहे हैं। तो वो अधिकार अगर हम देंगे तो भी उसमें भी एम्प्लॉइज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। कह रहा है देखो उसमें डिसीजन हम ले सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, कॉपी चेक करना है, हम बोल दिए, जो स्कूल का मैनेजर वो बोला कि काम करिए, आप लोग कॉपी चेक करना है, तो आप लोग चाहे स्कूल में करिए, चाहे घर पे करिए, चाहे कभी कहीं भी करिए, आपको आप पे डिपेंड करता है, आपके पास अधिकार है उस चीज़ का। तो इसको कहते हैं बेटा आपका ऑटोनॉमी या एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट। मतलब एम्प्लॉइज को कुछ चीज़ों में उसको अथॉरिटी देना, कुछ चीज़ों में वो अपना खुद का डिसीजन ले सकता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद स्टेटस। स्टेटस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा। स्टेटस कौन बढ़ाता है? एम्प्लॉय, कंपनी का मैनेजर। तो कंपनी के मैनेजर क्या करते हैं, एम्प्लॉइज का स्टेटस बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने वेबसाइट में एम्प्लॉइज का फोटो डाल देंगे, ठीक है, उसका नेम गूगल्स में अपलोड कर देंगे, एडवर्टीजमेंट कराएंगे, तो उसमें जो प्रोस्पेक्टस होता है उसमें उसका फोटो रहेगा कि ये एम्प्लॉय इस पोस्ट पे है, एक ये एम्प्लॉय का ये टारगेट इन्होंने अचीव किया, उनको ये रिवॉर्ड दिया गया, उसकी पूरी गुडविल को उसमें शो करना, दैट इज कॉल्ड स्टेटस। तो स्टेटस से भी बेटा वो क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे। तो ये भी नॉन मॉनेटरी हो गया। जॉब इनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब। बेटा देखिए एम्प्लॉइज को काम दिया गया, चलो ठीक है वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम होता है जो यूनिक होता है, और उसको हम कैसे करवाएंगे पता है? हम ये बोलेंगे ना, ये काम जो एम्प्लॉय अच्छे से कर दिया उसको बेस्ट रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब बेस्ट रिवॉर्ड में क्या होगा, उसको प्रमोशन मिल सकता है, समझ गए, उसको बाहर टूर पे मतलब ट्रिप पे भेजा जा सकता है। मतलब एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट उसको दिया जाएगा जब वो टारगेट को, इस काम को कर लेगा, यूनिक काम, चैलेंजिंग काम जिसको जल्दी कोई कर नहीं सकता है, तो वो सब क्या करेंगे, मोटिवेट होंगे, अरे यार ये चैलेंजिंग काम है, चलो चैलेंजिंग काम को अच्छे से करते हैं, ठीक है, ये चीज़ होता है। उसके बाद है एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन का मतलब होता है बेटा रिवॉर्ड। मतलब एम्प्लॉइज को जो भी काम कर रहे हैं तो बीच बीच में उसको रिवॉर्ड भी देना चाहिए, ठीक है। नॉन मॉनेटरी टाइप रिवॉर्ड्स देंगे, जैसे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दे दिए, है ना, कुछ और अदर फैसिलिटीज़ दे दिए, बेनिफिट्स दे दिए जो कैश के अलावा हो, वो होता है एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। क्लियर। उसके बाद होता है एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है ना बेटा कि अगर हम कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, यानी कंपनी का टॉप लेवल मैनेजर या कोई मैनेजर डिसीजन लेने जा रहा है, तो लेने से पहले एम्प्लॉइज से भी पूछना चाहिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए, यानी उनको भी मौका दो, पार्टिसिपेट करो और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखो। दैट इज सेमिनार। देखते हैं ना, सेमिनार होता है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी का मालिक होता है वो सारे एम्प्लॉइज को बोलता है कि मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूँ, आप लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि क्या करना चाहिए, तो जो अच्छा लगे हम उसका लेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, है ना, क्या उनको पार्टिसिपेशन मिल रहा है कि हम भी अपना कुछ बता सकते हैं कि सर ये करिए, ठीक है। तो एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, तो ये था बेटा आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्लियर हो गया यहाँ तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीडरशिप। क्या पढ़ते हैं बेटा अगला? लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप दे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ लिखा है कि विलिंगली टू फॉलो, यानी कि लीडर को जो भी फॉलो करेगा वो अपने इच्छा के मुताबिक फॉलो करेगा, कोई उसको फोर्स नहीं कर सकता, वही असली में कहलाता है लीडरशिप। क्लियर। देखिए बेटा क्या लिखा है, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। पीपल मतलब एम्प्लॉइज के बिहेवियर्स को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है
ठीक है, प्रोत्साहित करता है कि वो उसको फॉलो करे। क्या करे बेटा? फॉलो करे। किस लिए? एट वर्क टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल, यानी जो भी गोल उसको स्पेसिफाइड किया गया कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो उसके लिए वो क्या करता है? वो अपने बिहेवियर को कैसे कन्वर्ट करता है? किस में कन्वर्ट करता है? अपने लीडर के बिहेवियर में कन्वर्ट करता है। यानी लीडर को क्या करता है? एम्प्लॉय फॉलो करता है। किस लिए? कि ताकि गोल अचीव हो सके। समझ गए? यहां पर एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं किया जाता है। एम्प्लॉयज ऑटोमेटिक वो क्या करते हैं? अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग वो फॉलो करते हैं। अगर उसको फोर्स किया जाता तो वो लीडर नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता? बॉस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया बेटा? अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के कितने स्टाइल? 3 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 3 स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। सबसे पहला है ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेटिव लीडरशिप। इसको बॉस कहा जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि यहां पर एम्प्लॉइज विलिंगनेस के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करता, बल्कि उसको फोर्सफुली फॉलो करवाया जाता है कि तुमको ये बात मानना है। ऑर्डर दिया जाता है, तुमको ये करना है तो करना है। ऐसे लीडर को कहते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। देखिए लिखा है डायग्राम में, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये लीडर है, दिख रहा है बेटा? इधर देखिए, ये लीडर है और ये सबऑर्डिनेट्स है, मतलब कि एम्प्लॉइज हैं। तो यहां पर देख रहे एरो नीचे जा रहा है, यानी कि ये सबको ऑर्डर दे रहा है और इन सबको फॉलो करना है। समझ गए? सेकंड है आपका डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव लीडरशिप में क्या होता है कि यहां पर प्योर लीडर कहा जाता है, रियल लीडर। पूछे क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी एम्प्लॉय होता है वो अपने नीड और डिजायर, अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंग लीडर को फॉलो करता है। यानी कि जो भी ऑर्डर दिया जाएगा पहले एम्प्लॉय से परमिशन लिया जाएगा या एम्प्लॉय के साथ कंसल्ट किया जाएगा कि ये जो ऑर्डर हम देने जा रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं, आप सब फॉलो करने के लिए तैयार हो तो अब ये ऑर्डर को हम परमिट कर दें। समझ गए मेरी बात? तब उसके बाद अगर एम्प्लॉय एग्री हो गए, चलो ठीक है हम फॉलो करेंगे, तब वो क्या होता है? अलाउड हो जाता है। तो ऐसे लीडर को कहते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक लीडर। जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ लीडर है और ये लीडर जो भी आपको ऑर्डर देगा तो पहले सारे सबऑर्डिनेट से कंसल्ट करेगा। क्या करेगा? उसके बाद ऑर्डर अलाउड करेगा कि हाँ ये ऑर्डर दिया जा रहा है, फॉलो करिए। समझ गए? ये ऐसे लीडर को कहते हैं डेमोक्रेटिक या रियल लीडर। फ्री रेन या लेजर फेयर लीडरशिप। फ्री रेन या लेजर फेयर लीडरशिप ऐसा लीडरशिप होता है जिसमें लीडर जो होता है वो फ्री माइंडेड छोड़ देता है पूरे एम्प्लॉइज को। बोलता है कि आप सब कैपेबल हो, आप सब इतने कैपेबल हो, तभी आप यहां इस कंपनी तक पहुंचे हो, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आपके पास अथॉरिटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब हम यहाँ पे फ्री माइंडेड है, फ्री लेसेस है, आप अपने हिसाब से चलाओ कंपनी को या काम को करो। तो ऐसे लीडर जो फ्री माइंडेड छोड़ देते हैं, कोई किसी से भी बात कर सकता है, कोई किसी से कनेक्ट हो सकता है या काम को अपने हिसाब से कर सकता है, लीडर उसमें कोई ऑर्डर नहीं देगा, ऐसे लीडरशिप को कहते हैं फ्री रेन या लेजर फेयर लीडरशिप। इसको इनफॉर्मल लीडर भी कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर पूरे लोग कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी। ठीक है, जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पर लीडर तो है बट इसका कोई रोल नहीं दिख रहा है। यहाँ सबऑर्डिनेट ये इससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है, बात कर रहा है, काम कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, देख रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो 3 डिफरेंट स्टाइल के लीडरशिप हमने पढ़ा। पहला क्या था? ऑटोक्रेटिक, दूसरा क्या था? डेमोक्रेटिक, और थर्ड था हमारा फ्री रेन या लेजर फेयर लीडरशिप। समझ गए? यहां तक कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं अभिषेक? कम्युनिकेशन। तो ध्यान देंगे कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा? कम्युनिकेशन का मतलब अपने आइडियाज को ट्रांसमिट करते हैं किसी और पर्सन को। ठीक है, आदान प्रदान करना ना। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन बिटवीन 2 और मोर पर्सन बाय डिफरेंट मीन्स। समझ गए मेरी बात? दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अपने हम आइडियाज को, थॉट्स को, है ना, अपने इंस्ट्रक्शंस को, व्यूज को, मैसेज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं अपने थ्रू किसी और पर्सन को, तो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। क्लियर? कम्युनिकेशंस के बेटा ट्रांसमिट होने के क्या वेज है जरा देखिए। तो आइडियाज जो आप ट्रांसमिट करते हो किसी और पर्सन को, तो उसके क्या वेज है? स्पोकन वर्ड्स, आप वर्ड्स यूज करोगे बोल करके। ठीक है, रिटन वर्ड्स जो लिख करके आप उसको मतलब बताओगे, वो सामने वाला उसको रीड करके समझ जाएगा आपकी बातों को। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। डायग्राम, पिक्चर या ग्राफ के थ्रू आप डायग्राम बनाओगे, पिक्चर बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, उसके थ्रू सामने वाला समझ जाएगा। जैसे जीडीपी का आपका ग्राफ के थ्रू शो करते हैं ना कि हाँ कितना जीडीपी डाउन जा रहा है या
अपर जा रहा, तो उसके थ्रू भी क्या होता है, कम्युनिकेट हो जाते हैं, सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जेस्चर, आप देखो कई सारे न्यूज़ चैनल्स होते होंगे जो मतलब बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर जेस्चरिंग करके वहाँ पर क्या होता है, साइन वर्ड्स यूज़ करके क्या करते हैं, सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, समझिए। तो वो चीज़ है, तो ये भी कम्युनिकेट का एक ट्रांसमिशन का वेज है। तो ये था बेटा ट्रांसमिशन का वेज। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा कम्युनिकेशंस के प्रोसेस। टोटल कितने प्रोसेस होते हैं, 7। सबसे पहले बेटा आपका होता है सेंडर। क्या होता है बेटा, सेंडर। सेंडर जो हु कन्वे द मैसेज, जो मैसेज क्या करता है बेटा, कन्वे करता है, भेजना चाहता है, बोलना चाहता है, उसको कहते हैं सेंडर। क्लियर। उसके बाद आता है मैसेज। सेंडर के बाद क्या आता है बेटा, मैसेज। मैसेज क्या होता है, कंटेंट ऑफ मैसेज, जो मैसेज, व्यूज, इंस्ट्रक्शन, आइडियाज का जो कंटेंट होता है, जो जो चीजें आप प्रॉपर कंप्लीट बोलना चाहते हो सामने वाले को, सामने वाले से कम्युनिकेट करना चाहते हो, उसका एक स्टार्टिंग में कंटेंट होगा ना कि आप आखिर में कितना क्या क्या चीजें बात करना चाहते हो, उसको कहते हैं मैसेज। क्या बोलते हैं बेटा, मैसेज। कंटेंट ऑफ मैसेज, आइडियाज, इंफॉर्मेशन। क्लियर। इन कोडिंग का मतलब क्या होता है, सेंडर जो होता है ना, वो अपने लैंग्वेज में मैसेज, अपने जो कंटेंट जो रिसीवर को भेजना चाहता है, बोलना चाहता है, वो मैसेज को क्या करता है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेंड करता है। क्या करता है बेटा, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके। और इस लैंग्वेज को बेटा रिसीवर जो रिसीव करेगा ना, वो मैसेज को जो कन्वर्ट करके भेजा है उसको समझ नहीं पाएगा। वो क्या करेगा, उस मैसेज को जो भेजे इनकोड करके, वो रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, तब उसको समझ में आएगा। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या है कि जो सेंडर होता है वो क्या करता है, अपने जो कंटेंट्स हैं वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजता है। और जो भेजने का जो भी मीडियम होगा, ठीक है, जो जरिया होगा, उसको मीडियम कहते हैं। मीडियम क्या हो सकता है, फोन, टेलीफोन, लेटर्स, है ना, उस इंटरनेट, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो भी हम सेंडर को मैसेज करते हैं, जो जरिया होता है, जो मीडियम होता है, उसको मीडियम कहते हैं। क्लियर। उसके बाद जो हम भेजेंगे तो सामने जो रिसीवर है वो क्या करेगा, उस मैसेज को जो सामने वाले ने भेजा है, उस मैसेज को क्या करेगा, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा ताकि उसको समझ सके, क्योंकि वो सामने वाला उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, दैट इज कॉल्ड डिकोड किया है। समझ गए क्या, सॉरी इनकोड किया है। क्या किया है वो, तो रिसीवर क्या करेगा, वो अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा उस कंटेंट को, दैट इज कॉल्ड डिकोड। क्या करेगा बेटा, डिकोड। जब डिकोड हो जाएगा, रिसीवर रिसीव कर लेगा, रीड कर लेगा, कंप्लीट। जब रीड करने के बाद सेंडर क्या एक्सपेक्ट करता है कि फीडबैक मिले, रिस्पॉन्ड मिले, रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, तभी उसको सेटिस्फाई हो, भाई मैसेज चला गया है। तो उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, उसको फीडबैक देगा, यानी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। क्लियर। दैट इज कॉल्ड फीडबैक। ये जो नॉइज है बेटा ना, ये क्या होता है, जब वो मैसेज हम मीडियम के थ्रू भेजते हैं ना, तो बीच में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, जैसे नॉइज क्रिएट होता है, इंटरनेट कनेक्शन मतलब आउट हो गया, समझ गए। तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसके थ्रू मैसेज कन्वे नहीं हो पाता, जा नहीं पाता रिसीवर के पास, उसको नॉइज कहते हैं। क्या कहते हैं। देखिए अगर प्रॉपर अगर कम्युनिकेशन का प्रोसेस अगर आपसे पूछेगा तो टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये नॉइज बेटा अलग से बेटा, ये बीच में एक मतलब एक्सेप्शन है कि ये अगर बाय द वे क्रिएट होता है तो ये प्रॉब्लम है। अब आते हैं फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के बेटा कितने फॉर्म्स होते हैं, 2 फॉर्म होते हैं। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और एक होता है बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे ना, सेम चीज है। जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था ना, सेम यहाँ पर भी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल में, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या कम्युनिकेट करेंगे, जो हमारे कंपनी से रिलेटेड होगा, बाहर की चीजें नहीं, आउटसाइडर्स की चीजें नहीं कम्युनिकेट करेंगे। इनफॉर्मल में क्या होगा, आउटसाइड इनसाइड सब कम्युनिकेट होगा, ठीक है, एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट, तो वो इनफॉर्मल होता है। यहाँ तक बेटा कर लीजिए, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बेटा उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन का फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा ध्यान देंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऑफिशियल बातें होती हैं। क्या होती है बेटा बातें, ऑफिशियल, यानी कि आउटसाइडर्स सोशल फ्रेंडली बात नहीं करना है, सर फ्रेंडली नेचर्स का बात नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू ऑफिशियल कम्युनिकेशन एट ऑफिस स्पेस बिटवीन द पीपल हु आर ऑफिशियल रिलेटेड ईच अदर, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन होगा सब ऑफिशियली होगा, इनऑफिशियल नहीं होगा। ऐसे वार्तालाप को, ऐसे कम्युनिकेशन को कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया फॉर्मल बेटा। फॉर्मल कम्युनिकेशन कुछ फीचर्स से ध्यान दीजिएगा, विशेषताएं। फॉर्मल कम्युनिकेशंस में पहला हमने कोड बनाया बेटा IGSSD।
IGSSD। आई से बेटा आपका होता है इम्पर्सनल। बेटा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो पर्सनल होगा कि इम्पर्सनल? इम्पर्सनल। पर्सनल का मतलब होता है कि हम अपना पर्सनली रिलेटेड बात कर रहे हैं। इम्पर्सनल मतलब ऑफिशियल। इम्पर्सनल मतलब ऑफिशियल बातें होती हैं। क्लियर? जो भी बातें होंगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा बेटा फॉर्मल, वो किससे रिलेटेड होगा? गोल से, हमारे कंपनी के गोल से, बस उससे अलावा कुछ और बातें नहीं होंगी। गोल से, कंपनी के लक्ष्य, गोल से रिलेटेड बातें होंगी। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पर बेटा जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? जरिया है, एक मीडियम है जिससे हम ऑफिशियली किसी से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लेरिफाई हो जाता है कौन किससे बात कर रहा है। समझिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल किससे बात कर रहा है वो क्लेरिफाई हो जाता है। तो जो भी बात करते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल या किसी से भी जो भी ऑफिशियली बात करते हैं, तो वो बात करने का सोर्स है बेटा। ये जो कम्युनिकेशन है क्या है बेटा? सोर्स है। इंफॉर्मेशन को भेजने का सोर्स है कम्युनिकेशन। क्लियर? जो भी बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन में बातें होंगी, उससे बात करने से क्या होगा कि हमारा काम जो होगा वो क्या होगा? सिस्टमैटिक होगा। क्या होगा बेटा? ये सारी चीजें बेटा उससे रिलेटेड है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। उसमें भी सिस्टमैटिक वर्क था, इसमें भी क्या है? सिस्टमैटिकली काम होगा कि नहीं होगा बेटा? उसके बाद भाई जब सिस्टमैटिकली हम बात कर रहे हैं, सुनने बेटा, फॉर्मली हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो बेटा एक बात बताइए, जो बातें तो होंगी लेकिन काम में डिले होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो वही चीज है कि डिले इन इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना किसी को भेजना है तो उसमें डिले होगा, बिकॉज यहां पर क्या फॉलो हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। समझ गए क्या फॉलो हो रहा है? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो हेनरी फ्यूल्स का था, वहां पर क्या था कि अगर आपको बात करना है, जैसे मान लीजिए ये टॉप लेवल है, ये मिडिल का है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मिडिल लेवल, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मिडिल लेवल है, ठीक है, उसके बाद लोअर लेवल है। तो अगर ये इससे बात करना चाहता है तो पहले ये इसको इन्फॉर्म करेगा, ये इनके पास जाएगा, फिर ये इनके पास जाएगा, फिर ये इनके पास जाएगा। तो इतना चेन से गुजर के बेटा इन्फॉर्मेशन जा रहा है तो टाइम लग रहा है ना। तो यहाँ पर डिले इन इंफॉर्मेशन होता है। क्लियर? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं बेटा? टोटल 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 3। पहला होता है आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्या होता है? वर्टिकल। उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल, फिर होता है डायगोनल। ठीक है? वर्टिकल कम्युनिकेशन में बेटा आपका वर्टिकली बात होता है। वर्टिकल मतलब ऐसे, ठीक है, समझ गए? ऐसे बात होता है, ऐसे, ठीक है। टॉप, जैसे यहाँ पर टॉप लेवल है, यहाँ पर क्या है? लोअर, फिर यहाँ टॉप लेवल हो। अब यहाँ पर जो वर्टिकल के अंदर आता है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एक होता है, एक होता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। 2 टाइप्स के होते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड और अपवर्ड। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो भी कम्युनिकेशन फ्लो करेगा वो स्टार्ट कहां से होगा? टॉप टू बॉटम। कहां से स्टार्ट होगा बेटा? यानी कि सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू, दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, और दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल कम्युनिकेशन। क्लियर? अपवर्ड में क्या होता है? नीचे से ऊपर, यानी कि इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम बॉटम टू, इट मींस इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी सबऑर्डिनेट से सुपीरियर इंफॉर्मेशन जाएगा। देख रहे हैं? ऊपर वाला देख रहे हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल का, हो गया। सेकंड आते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इस यहां पर चेन को फॉलो किया था, मतलब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में एक आपने सुना होगा गैन प्लान। गैन प्लान का नाम सुना है? कि वो कब, हाँ, वो कब लागू होगा? जब आपको अर्जेंटली बात करना, अगर आपको इसको अगर अर्जेंटली बात करना है, किससे? इनसे, ना तो ऊपर ना तो नीचे। गैंग प्लान तभी फॉलो होता है सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पे। किस पे बेटा? इसलिए हमने यहां पर बोला हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, क्योंकि यहां पर जो कम्युनिकेशन होगा, जो भी जिससे बात करेगा उसकी जो पावर है, अथॉरिटी, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसलिए गैंग प्लान आप एग्जांपल दे सकते हैं। क्लियर? देख रहे हैं? द कम्युनिकेशन बिटवीन द 2 और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। एग्जांपल में देख लीजिए, परचेज मैनेजर जो है किससे बात कर रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर से। ना तो टॉप लेवल ना तो लोअर लेवल, यहाँ पर दोनों जो मैनेजर हैं ये दोनों किसके अंदर आते हैं? मिडिल लेवल में आते हैं। तो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी से बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है? यहां पर कोई भी किसी से बात कर सकता है, डायगोनली बात कर सकता है। यहां कोई ऐसा रोक टोक नहीं है कि भाई सेम लेवल अथॉरिटी या फिर नीचे से ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वही लिखा, कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सन वर्किंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड होल्डिंग डिफरेंट लेवल ऑफ अथॉरिटी। जो भी जिससे बात कर रहा है उसके पास जरूरी नहीं है कि सेम लेवल ऑफ, डिफरेंट अथॉरिटी होता है। जैसे सेल्स मैनेजर किससे बात कर रहा है? प्रोडक्शन मैनेजर से। सेल्स मैनेजर आ सकता है बेटा, आप बोल सकते हैं कि लोअर लेवल मैनेजर, और लोअर लेवल मैनेजर जो है किससे बात कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देख रहे हैं ना? क्योंकि ये इसके अंदर आता है। समझ गए मेरी बात ना? तो ये लोअर है और ये मिडिल लेवल है।
तो डायगोनल ये क्या है बेटा, इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन। तो आपका कम्युनिकेशंस के टाइप्स कंप्लीट हो गए, यहां तक कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। छोटा सा ध्यान से देख लीजिए बेटा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होगा बेटा, हम लोग कैसा कम्युनिकेट करेंगे, कैसा वार्तालाप करेंगे, सोशल फ्रेंडली यानी इको फ्रेंड, मतलब फ्रेंडली टॉकिंग करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बेटा, फ्रेंडली टॉकिंग करेंगे। ध्यान देंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, रहते हैं, हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं ना जो ऑर्गेनाइजेशंस के नहीं होते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होते हैं, ठीक है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ उनके एम्प्लॉय के साथ उनका कॉन्टैक्ट होता है, ऐसे अटैचमेंट नहीं रहता है। टू ईच अदर इज नॉन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ ऐसे आप लोग हैं, आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, तो उनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो लोग यहाँ कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आ जा रही है, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ वहाँ पर क्या कर स्प्रेड कर रही है। तो ऐसे कम्युनिकेशंस को बेटा हम लोग कहते हैं कैसा कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं बेटा फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल टॉकिंग होता है, फ्रेंडली नेचर से बात होता है, उसके क्या विशेषताएं, फीचर्स हैं। तो दिया है FFSGL, फ्री फायर SGL, ठीक है बेटा, FFSGL। F से बेटा होता है, ध्यान दीजिएगा, फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। बेटा यहाँ पर बेसिकली जब हम लोग फ्रेंडली टॉकिंग करेंगे तो एम्प्लॉइज के सोशल नीड्स को फुलफिल होगा, सोशल नीड्स से रिलेटेड बात होगा कि नहीं होगा बेटा, यानी उसके बेसिक नीड्स से रिलेटेड बात होगा कि नहीं होगा, बताइए। अगर सिर्फ कंपनी के गोल से रिलेटेड बात होती तो वो होता फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन एम्प्लॉय के नीड्स और डिजायर, बेसिक नीड्स से रिलेटेड अगर बात हो रहा है उसको कहते हैं इनफॉर्मल। तो दिया है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, उसके साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड बात होती है, उस पर ध्यान दिया जाता है। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या दिया F से, फास्ट, या जो भी टॉकिंग होता है बेटा फास्टली होता है। पूछे क्यों, क्योंकि एक चेन से गुजरना नहीं होगा राकेश, या चेन से गुजरना होता है नहीं, यानी कोई भी किसी से बात कर सकता है, ठीक है, इसलिए फास्ट टॉकिंग होगा। भाई र्यूमर फैलेगा कि नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा, स्प्रेड र्यूमर्स, भाई अफवाह फैलने लगेगा, इतने लोग फ्रेंडली बात कर रहे हैं, बाहर के लोग कनेक्टेड हैं, तो भाई वो लोग बात फैलाएंगे कंपनी का कि भाई ऐसा ऐसा कंपनी में चल रहा है। उसके बाद गेट डिस्टॉर्टेड। बेटा गेट डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में काम होता है प्रिया, नहीं होता है। तो ऐसे वे में क्या होगा कि आपके कंपनी में काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा बेटा, दिस इज कॉल्ड गेट डिस्टॉर्ड। क्लियर। उसके बाद लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। बेटा आपके कंपनी के कुछ इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय लीक भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रोक रुकावट नहीं है कि तुम इधर उधर ना बात करो, तो भाई डेफिनेटली है कि भाई बात में क्या करेगा, बाहर के लोगों के साथ शेयर कर देगा, तो आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस भी क्या हो जाएंगे बेटा, शेयर हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें बेटा थी आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर। तो यहाँ तक बेटा आप लोग कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब उसके बाद पढ़ते हैं बेटा बैरियर्स। कम्युनिकेशन जब हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं बेटा, कुछ ऐसे बॉर्डर्स होते हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिकेट होने ही नहीं देते हैं, समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस को एक्सचेंज होने ही नहीं देते हैं। क्या बैरियर्स है जरा देखिए बेटा, 4 बैरियर्स होते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक बैरियर का मतलब बेटा होता है ना कि बोलते कुछ और है, समझते कुछ और है सामने वाले, उसको कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। एक बार सुन लीजिए बेटा सब लोग, सिमेंटिक बैरियर हम उसको कहते हैं कि हमने बोला कुछ और, हमने बोला जो, सामने वाला समझ कुछ और रहा है, समझ गए मेरी बात, ऐसे बैरियर को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है बेटा कि जो भी सामने वाला इंसान बोलता है तो उसके बोलने से पहले हम स्टार्टिंग में उसको पहले से एस्टिमेट कर लेते हैं कि पक्का यही बोलेगा, समझ रहे हैं, गलती एस्टिमेट करते हैं, एज्यूम करते हैं, समझ गए कि पक्का कुछ गलत बोलेगा, पक्का ऐसा कुछ होने वाला है, समझ गए, बिना बोले उसको एज्यूम कर लिए, तो इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, मेंटली माइंड से रिलेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब होता है कि संगठन जो हमारे कंपनी है वो भी क्या होता है, कम्युनिकेट नहीं होने देता है। जैसे कुछ ऐसे नियम कानून पॉलिसी कोड ऑफ कंडक्ट होता है कंपनी का जो कम्युनिकेट नहीं होने देता है, वो ऐसे बैरियर को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। पर्सनल बैरियर क्या होता है, मेरा कंपनी के अपने पर्सनल चीजें जिससे क्या होता है कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डर होता है कि यार उससे पूछने जाएंगे कि हम छुट्टी ले कि नहीं ले तो पता डांट पड़ जाएगा, तो वो जो डर है ना एम्प्लॉय के अंदर उसको लेके, तो उसको कहते हैं पर्सनल बैरियर। ये 4 बैरियर को बेटा ऐसे बता दिया हमने। अब स्टार्ट करते हैं सिमेंटिक बैरियर को। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है बेटा, सम टाइम द सेम वर्ड एंड द सेम सेंटेंसेस जो भी होता है
कैन बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में हमने बोला कुछ और सबने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग चीजें समझ ली, बोला कुछ और समझा कुछ और। तो ऐसे बैरियर को कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। जरा देखिए बेटा क्या मेन कारण है, कॉजेज मींस क्या होता है कारण, ऐसा मेन क्या कारण है जो ऐसा बैरियर क्रिएट होता है, ध्यान समझिएगा। तो इसका हमने कोड बनाया बीएसएफ ट्यूब, ठीक है। बीएसएफ ट्यूब में बेटा देखिए पहला आपका बी से होता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। मतलब ये कि हमने बोलना सोचा, अब बोला भी लेकिन आधा बोला। कितना बोला बेटा? आधा बोला, आधा छोड़ दिया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, सामने वाला कुछ अलग समझ लेगा ना कि पक्का उसके बाद वाला जो बचा सेंटेंस है उसका मतलब ये हो सकता है, क्या हो सकता है, कुछ और ही हो सकता है। तो इसको कहते हैं बेटा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जैसे एग्जांपल इसमें हमने लिखा है कि लैक ऑफ वोकैबुलरी, मतलब हमने कुछ आधा बोला आधा छोड़ दिया, या फिर ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जरूरी चीजें थी जो बोलनी चाहिए थी नहीं बोला, तो ये बैडली एक्सप्रेस है। सेकंड बेटा आपका सिंबल विथ डिफरेंट मीनिंग। कुछ ऐसे सिंबल्स है ना बेटा, कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड सिंबल्स हैं, वर्ड्स हैं, सिंबल्स हैं जिसका अलग मीनिंग निकलता है। जैसे लाइक जरा देखिएगा यहाँ पर क्या है, जैसे प्राइज बोलेंगे तो प्राइज में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो किसी वस्तु का प्राइज या रिवॉर्ड जो अवॉर्डेड करते हैं, समझ गए, या प्रिंसिपल मीन सिद्धांत, प्रिंसिपल भी होता है मतलब अलग निकलता है। प्रिंसिपल बोलेंगे प्रिंसिपल फॉलो करना है, यानी कि उनको लगे कि प्रिंसिपल मतलब जो हमारे प्रिंसिपल सर है हमारे स्कूल के, है ना, प्रधानाचार्य, उनको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अलग मतलब निकल जाता है। उसके बाद है बेटा एफ से फॉल्टी ट्रांसमिशन। फॉल्टी ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि लैंग्वेज सामने वाले को समझ नहीं आया। जरूरी थोड़ा है कि सबको इंग्लिश समझ में आएगी, सब कुछ हमने बोला इंग्लिश में, सामने वाले ने उसका मतलब ही कुछ और निकाल दिया, अरे यार लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा, हो सकता है यही होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज नहीं आ रहा है तो अलग मतलब निकल जा रहा है। तो फॉल्टी ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसमिट जो कर रहे हैं मेरे लैंग्वेज को, फॉल्ट कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, समझ गए। एफ हो गया। टी से बेटा क्या होता है टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। टेक्निकल जार्गन मतलब क्या होता है, कंपनी में जो कंपनी के मैनेजर होते हैं या कंपनी का जो भी मालिक होता है, जो भी मैनेजर होता है, वो क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्ट करता है अपने कंपनी के अंदर। जैसे एक कंपनी ने ऑर्डर दिया कि व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज, यानी कि मीटिंग में व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज होने चाहिए। मीटिंग में क्या होने चाहिए, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज। तो बेटा हम आपको इसका मतलब बताएं क्या होता है। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉय जो है, जो मैनेजर के पोस्ट पे हैं, उनका मीटिंग होगा। मीटिंग किसका होगा, व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज का मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजर के पोस्ट पे एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर के पोस्ट पे हैं, उनका मीटिंग होगा। बट एम्प्लॉइज ने क्या समझा कि वियरिंग द व्हाइट शर्ट इन हैव मीटिंग, मतलब व्हाइट शर्ट पहन के मीटिंग में आना है, तो मतलब अलग निकला। तो इसको कहते हैं टेक्निकल जार्गन। बड़े एग्जाम में आ सकता है टेक्निकल जार्गन, क्लियर। उसके बाद आता है अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस। अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस का मतलब होता है कि बोला कुछ और समझा कुछ और, ठीक है। क्लेरिफाई नहीं हुआ कि एग्जैक्टली बोला क्या जा रहा है। जैसे नहीं होता हड़बड़ी में कुछ बोल दिया तो आप कुछ और समझ के निकल जाएंगे। जैसे बॉस ने बोला, इंस्ट्रक्ट किया कि टेक केयर, क्या लिखा, टेक केयर ऑफ गुड्स। बॉस ने क्या बोला कि टेक केयर ऑफ गुड्स। इसका मतलब होता है कि टेक केयर ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है एम्प्लॉइज, तो उसको मैनेजर क्या बोलेगा, भाई प्रोडक्शन तो कर रहे हो, टेक केयर ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का क्वालिटी मेंटेन रखना। मैगी की तरह क्वालिटी डाउन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन रखोगे तभी मार्केट में बना रहेगा। लेकिन टेक केयर ऑफ गुड्स का मतलब एम्प्लॉइज ने क्या समझा कि कीप गुड्स सेफली, गुड्स को सही से रखना है, समझ गए। तो ये भी एक प्रॉब्लम बेटा सेम रिलेटेड है लगभग। तो इसको अनक्लेरिफाइड एजम्पशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लियर हो गया। लगभग टेक्निकल सिंबल्स लगभग सेम है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर कोडिंग। बेटा समझ ही रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम किसी को कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करना चाहिए। साइन कोडिंग, साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जेस्चर्स यूज कर रहे हैं, तो उसका कुछ लोग मतलब क्या है कुछ अलग निकाल देते हैं, ठीक है। तो वही है कि अंडरस्टूड डिफरेंट मीनिंग, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो बेटा ये हमारा किसका था, सिमेंटिक बैरियर तक, यहाँ तक कल फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं बैरियर्स में। सेकेंड वाला बैरियर हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। बेटा साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है वो हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। जरा देखिए क्या लिखा है, इमोशनल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स
ऑल्सो एक्ट एज अ बैरियर टू इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन। बेटा एक ऐसा बैरियर जो एक साइकोलॉजिकल होता है, किस क्या होता है बेटा, साइकोलॉजिकल, जो क्या करता है कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है। क्या डालता है बेटा, इमोशनल या साइकोलॉजिकल, जो एक कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है। जैसे क्या क्या होता है जरा देखिए बेटा, साइकोलॉजिकल्स में क्या क्या बैरियर्स होते हैं जो माइंडली आप कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं गलत गलत। तो सबसे पहला कॉजेस क्या है, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन। देखिए बेटा प्रीमेच्योर इवेल्यूशन का मतलब ये होता है ना कि सामने वाला, ध्यान देगा अभिषेक, सामने वाला बेटा कुछ बोल रहा है तो वो अपने बात को कंप्लीट ही नहीं किया, तब तक आपने उसके प्रति कुछ अलग ही एज्यूम कर लिया कि पक्का यही बोलेंगे, पक्का ये बोल के खत्म करेंगे, अब वो निकला गलत। दैट इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इवेल्युएशन। पहले ही आपने इवेल्युएट कर लिया कि पक्का ये बोलेंगे, तो ये एक हुआ ना साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इट मीन्स दैट डिराइविंग कंक्लूजन बिफोर कंप्लीशन ऑफ मैसेज, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ अटेंशन, बेसिकली पता कब होता है, जब नींद पूरा नहीं होता, थकान होता है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है, सामने वाला क्या समझा रहा है, क्या बोल रहा है, तो यहाँ से आता है और यहाँ से चला जाता है। तो लैक ऑफ अटेंशन मतलब कि मतलब प्रॉपर नींद ना हो या फिर थकान हो, जिसके वजह से क्या होता है कि आप लोग जो भी होता है सामने वाला समझ नहीं पाता है, ठीक है, कि क्या बोला जा रहा है। तो ये भी साइकोलॉजिकल है। इट मीन्स रिसीवर डज नॉट पे अटेंशन टू द मैसेज, क्लियर, प्रॉपर अटेंशन नहीं देता है। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने अभिषेक को कुछ बोला कि देखो ये चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में बताया कि साइकोलॉजिकल बैरियर एक ऐसा बैरियर है जो साइकोलॉजिकल होता है, इमोशनल होता है, जो प्रॉपर जो कम्युनिकेशन में इफेक्ट डालता है। तो अभिषेक तो सुना, लेकिन जब रिस्पॉन्स करने की बारी आई तो कुछ बोला और कुछ भूल गया, ठीक है। तो ऐसे बैरियर को मतलब ये एक और कॉजेज है जिसको कहते हैं लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, ठीक है बेटा। जिसमें लिखा है देखिए, फॉरगेट सम इंफॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्डिंग, हमको रिस्पॉन्ड करने का बारी आया तो हम कुछ भूल गए, फॉरगेट हो गया, क्लियर। एंड लास्ट वन डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर कम्युनिकेटर और रिसीवर के बीच में विश्वास नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में जब हम कुछ बोलेंगे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, गुस्सा आएगा कि यार आप गुस्सा होता है ना, जब दुश्मन कुछ बोल रहा है तो भाई उसके बात को थोड़ा सुनेंगे, उसके चेहरे को देख के बस ये है कि बस कब उससे झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो दोनों के बीच में अगर क्या बोलते हैं अच्छा संबंध नहीं है, निगेटिव रिलेशन है, तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि कम्युनिकेशन फ्लो नहीं हो पाता है, ठीक है, ये चीज़ है, क्लियर। उसके बाद सेकेंड बेटा हमारा स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये बेटा संगठन से रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। कैसा, जरा देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, रूल्स रेगुलेशन में एक्ट एज अ बैरियर। कुछ ऐसे नियम कानून होते हैं बेटा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, फॉर्मल और क्या था, फंक्शनल और डिविजनल था ना। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स या रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो बैरियर का क्रिएट करते हैं कम्युनिकेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल मेन कॉजेस क्या है इसका, कोर्सो है, ठीक है। कोर्सो में सी से बेटा क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि होता नहीं है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पर डिफिकल्टी होती है किससे बात करें, किसको क्या बोले, प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। जैसे बहुत बड़ा कॉलेज है, आप वहाँ गए, अब वहाँ पर बेटा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कहाँ से नोट्स स्टार्ट करें बनाना, क्या करें, अब कन्फ्यूज होगा ना कि यार किससे बात करें, किससे पूछे, कहाँ जाए, होता है ना। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, मुझे किसी से इन्फॉर्मेशन जानने की या कुछ बात करना हो तो प्रॉब्लम होता है। तो इसको कहते हैं बेटा देखिए डिफिकल्टी इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत डिफिकल्टी होती है हमको इन्फॉर्मेशन लेना या कम्युनिकेट करने में। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज हैं जैसे कि यहाँ पर चेन को फॉलो किया जाता है, पॉलिसीज नियम कानून बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पर क्या नियम होता है कि प्रॉपर चेन फॉलो करना है। अब चेन फॉलो होगा तो प्रॉब्लम होगा ना बेटा, समझ में आ गया। उसके बाद आर से बेटा आपका होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या होता है बेटा, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो नियम कानून एक बहुत ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट नियम कानून है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब बना दिया क्या, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होगा ना बेटा, बर्डन होगा कि भाई कैसे करें, नियम कानून इतना कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बनाया गया है, कैसे फॉलो करें। तो ये भी चीज़ें प्रॉब्लम करती है। रिजिड रूल्स रेगुलेशन मतलब एकदम फिक्स है कि ये जो नहीं फॉलो करेगा उसको हटा देंगे। तो ये भी रूल्स रेगुलेशन में बेटा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कंपनी में, ठीक है। फिर है स्टेटस डिफरेंस। अब देखिए स्टेटस डिफरेंस का मतलब यहाँ ये बता सकते हैं बेटा, स्टेटस में ये बताएंगे कि आपको ना कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से जानना होगा तो डर बैठ जाएगा, यार उस सर से कैसे पूछेंगे, डांट दिए तो कोई मार दिए तो झापड़, कुछ भी हो सकता है। तो डर की वजह से स्टेटस से आपको डर लग रहा है, तो उस सिनेरियो में भी क्या होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है ना, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया, ठीक है।
फियर फ्रॉम हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी, किससे प्रॉब्लम होता है? जो बड़ा बड़ा अथॉरिटी है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैसिलिटीज होते हैं बेटा जो ऑर्गेनाइजेशनल में बैरियर क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकता है। फॉर्मल क्वेश्चन क्या मतलब कि एकदम काम पे ध्यान देना है, कोई किसी से बात नहीं करेगा, एक्स्ट्रा जो भी बात होगा गोल से रिलेटेड होगा। तो इस सिचुएशन में बेटा मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी से हम बात करना चाहते हैं, इमरजेंसी है, नहीं कर पाएंगे, तो इस ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी के चक्कर में मेरा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो ये भी एक बैरियर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक कर लीजिए, समझ में आ गया? चलिए बेटा अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर क्या होता है बेटा? एम्प्लॉइज के प्रॉब्लम से रिलेटेड है, यानी एम्प्लॉइज के बैरियर्स हैं, खुद का पर्सनल एम्प्लॉय अपने पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। तो ध्यान देंगे, पर्सनल फैक्टर्स क्रिएट पर्सनल बैरियर। कुछ ऐसे पर्सनल फैक्टर अपने होते हैं जिससे कम्युनिकेट नहीं हो पाता है, जिसको कहते हैं पर्सनल बैरियर। जरा देखें क्या कॉजेज है, ध्यान सुनिए। सबसे पहले बेटा आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या है इसका मतलब बेटा कि यहां पर जो सुपीरियर है, यानी कि जो सुपीरियर है, जो यानी टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर है, उसको अपने एम्प्लॉय पे बिलीव नहीं है। समझ गए? जब बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा राकेश रोशन बेटा? नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ इंसेंटिव। तो ध्यान देंगे इंसेंटिव, यानी बेटा इंसेंटिव भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर कंपनी में कमीशन बीच बीच में दिया जाए, ऊपरी कमाई जिसको कहते हैं इंसेंटिव, तब क्या होगा? एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाएगा सुपीरियर का सबऑर्डिनेट के साथ। अगर इंसेंटिव नहीं है, खाली वर्कलोड दे रहे हैं, तो क्या जो सुपीरियर कम्युनिकेट करना चाहता है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है, जो ऑर्डर देना चाहता है, क्या एम्प्लॉय फॉलो करेगा? नहीं करेगा। समझिए, तो इंसेंटिव भी होना चाहिए। तो ये इंसेंटिव ना रहे तो जिसके वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। फिर है फियर ऑफ अथॉरिटी, जो आपको ऑलरेडी पता है कि अपने हाई लेवल के, अपने ऊपर वाले लोगों से क्या होता है? डर होता है, जिसके वजह से हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ये भी एक पर्सनल बैरियर है। फिर क्या है बेटा? अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। इसका मतलब कि एम्प्लॉइज चाहता ही नहीं है बात करना। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर जिसके वजह से एम्प्लॉय को खुद से अंदर से मन नहीं कर रहा है कि हम उनके साथ कम्युनिकेट करें या उनके ऑर्डर को फॉलो करें। तो ये है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, डजंट वांट टू कम्युनिकेट, वो चाहता ही नहीं बात करना। तो आपका पर्सनल बैरियर हो गया समाप्त। अब लास्ट बेटा टॉपिक, इस टॉपिक के बाद आपका चैप्टर होता है समाप्त। जरा ध्यान देंगे, आपका दिया है इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। मतलब बता रहा है ना कि जितने भी बैरियर्स हैं, अगर उसको सही करना है, इंप्रूव करना है, तो क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ा ध्यान देंगे कम्युनिकेशंस के। तो इसका कोड हमने बनाया CCC PCU GO CF, CCC PCU GO CF। सी से बेटा क्या होता है? क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। बेटा अपने आइडियाज को मैनेजर को क्या करना चाहिए? पहले क्लेरिफाई करना चाहिए, आखिर हमको बोलना क्या है, तब उसके बाद वो कम्युनिकेट करना चाहिए। समझ गए मेरी बात? विदाउट क्लेरिफाई के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम होगा, समझ नहीं पाएगा सामने वाला। पहले क्लेरिफाई कर लो आइडिया, तुमको बोलना क्या है, कम्युनिकेट क्या करना है। फिर दूसरा सी से होता है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। भाई जो भी बोलना चाहते हो सामने वाले के नीड के अकॉर्डिंग बोलो। बोले थे ना मैस्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी, जिसमें क्या था? सामने वाले की इच्छा, नीड के आधार पे तुम उसको इंफॉर्मेशन बताओ, देखो ऑटोमेटिक वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। समझेगा? फिर एक कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। कह रहा है किसी से भी अगर तुम कम्युनिकेट करना चाहते हो, पहले उस टॉपिक, उस मैसेज, उस कंटेंट के बारे में पहले कंसल्ट कर लो कि ये बात सही है बोलना। उसके बाद सब एग्री हो जाएंगे, तब उसको करो। क्लियरिफाई बेटा? तो ये भी चीजें हैं जिससे सुधर सकता है कम्युनिकेशन। प्रॉपर फीडबैक, सबसे फीडबैक लो, भाई बोलना सही रहेगा तब जाके कम्युनिकेट करो, तब देखो सही रहेगा। फीडबैक अच्छा जा रहा है तो बोलो, नहीं आ रहा है तो मत बोलो। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। जो भी बेटा हम इंफॉर्मेशन बताते हैं तो अपने प्रेजेंट को भी लेके बताना चाहिए और फ्यूचर को भी लेके बताना चाहिए। समझिए मेरी बात? भाई दोनों को लेके चलना होता है ना। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं। क्लियर? फ्यूचर गोल। फिर क्या? यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। बेटा कुछ भी बोलना है तो प्रॉपर अच्छा लैंग्वेज यूज करो, टोन अच्छा होना चाहिए और कंटेंट जो भी बोलना चाहते हो वो अच्छे से होना चाहिए, तब अच्छे से क्लियर हो पाता है। ठीक है? फिर क्या है? गुड लिसनर। भाई सामने वाले को जब बोल रहे हो तो सामने वाला भी सही होना चाहिए। पता चला बोल रहे हैं और सुन ही नहीं रहे, तो लिसनर सामने वाला गुड लिसनर होना चाहिए, तब बोलने में सामने वाला फॉलो करेगा, अच्छे से कम्युनिकेट हो पाएगा। ठीक है? फिर लास्ट है ओपन माइंडेड होना चाहिए। यानी कि एकदम वो है, क्या बोलते हैं, बोलना ही नहीं चाहता, ना सुनना चाहता है। समझ रहे हैं? तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। तो ओपन माइंडेड रहेगा तो बेटा आपको फॉलो भी करे। क्लियर बेटा? तो ओपन माइंडेड होगा तो कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो उसके बाद लास्ट दो है कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए।
आधा अधूरा होगा तो भाई साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक बैरियर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और लास्ट, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो फॉलो भी होना चाहिए, ये नहीं कि खाली बोल दिए तो हो गया, फॉलो अप भी होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा आपका चैप्टर समाप्त। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।